आज हम प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे। प्योर सब्सटेंस टॉपिक हमारा 3 सब्जेक्ट में यूज होता है, थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, पावर प्लांट। मैंने यहाँ पे टीएच डायग्राम बनाया हुआ है प्योर सब्सटेंस के लिए और कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड। सबसे पहले हम ये पॉइंट्स समझ लेते हैं, मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। टी सैचुरेशन, सैचुरेशन टेम्परेचर, सबकूल्ड, सैचुरेटेड लिक्विड, वेट रीजन, क्रिटिकल पॉइंट, सुपरहीटेड एंड सैचुरेटेड वेपर। सबसे पहले हम समझते हैं टी सैचुरेशन और सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। यदि हम वाटर की बात करें, पानी की, तो वाटर के लिए सैचुरेशन टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है और ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि यदि हम बात करें जनरल डेफिनेशन की प्योर सब्सटेंस की, वाटर की और टी सैचुरेशन टेम्परेचर के लिए, तो इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें फेज चेंज हो जाता है, यानी कि सैचुरेशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जहां पे सब्सटेंस का फेज चेंज हो जाता है फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। यदि हम वाटर की बात करें तो ये चेंज होता है लिक्विड से वेपर में और यहाँ पे लेटेंट हीट गेन करता है और इसका फेज चेंज हो जाता है। तो ये हो गया सैचुरेशन टेम्परेचर के बारे में। अब हम बात करते हैं सबकूल्ड। और सबकूलिंग क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस को सैचुरेशन टेम्परेचर से और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना सबकूलिंग कहलाती है और ये आता है सबकूल्ड रीजन के अंतर्गत। मैंने यहाँ लिखा हुआ है सबकूल्ड। अब डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या होती है? जितना कि हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं सैचुरेशन टेम्परेचर से, उस टेम्परेचर डिफरेंस को ही हम सबकूलिंग कहते हैं, डिग्री ऑफ सबकूलिंग कहते हैं। मान लीजिए मैंने अपना टेम्परेचर डिक्रीज किया 100 डिग्री सेल्सियस से, वाटर की बात करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये जो 70 है टी सैचुरेशन माइनस T1 मैंने 30 डिग्री सेल्सियस माना हुआ है, तो ये जो T1 है और जो डिफरेंस आया 70 डिग्री सेल्सियस, ये कहलाती है डिग्री ऑफ सबकूलिंग। सुपर हीटिंग क्या है? सैचुरेशन टेम्परेचर से किसी भी सब्सटेंस को और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना सुपर हीटिंग कहलाती है। समझ लीजिए मैंने एक सब्सटेंस लिया, उसका टेम्परेचर मैंने कर दिया 125 डिग्री सेल्सियस, तो सैचुरेशन टेम्परेचर यदि हम वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 25 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस आ गया वो कहलाता है डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। ये मैंने लिखा हुआ है T5 क्योंकि यहाँ पे मैंने 0.5 लिखा हुआ है माइनस टी सैचुरेशन, तो ये हो जाएगा सैचुरेशन टेम्परेचर। तो और जो डिफरेंस आएगा 25 डिग्री सेल्सियस का वो कहलाएगा डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। वेट रीजन को समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। एक मैंने कंटेनर लिया, उसमें ढक्कन लगा दिया लिड, और मैंने यहाँ पे ले लिया वाटर। ये अभी वाटर जैसे जैसे मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर सप्लाई करूंगा तो कुछ मॉलिक्यूल तो सैचुरेशन टेम्परेचर तक पहले पहुंच जाएंगे और कुछ हीट गेन करके सैचुरेशन टेम्परेचर तक पहुंच रहे होंगे। जो मॉलिक्यूल सैचुरेशन टेम्परेचर तक पहुंच चुके हैं वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ सैचुरेशन टेम्परेचर तक पहुंचेंगे। तो ये बन जाएगा मिक्सचर वेपर का और मिक्सचर लिक्विड का। तो ये क्या बन गया? मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड वेपर एंड सैचुरेटेड लिक्विड। ये वेट रीजन के अंतर्गत आता है। वेट रीजन क्या होता है? इसमें मिक्सचर होता है सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड का। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है। सैचुरेटेड लिक्विड वह लिक्विड होता है इसका यदि थोड़ी सी हम हीट सप्लाई कर दें और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाए तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सैचुरेशन लिक्विड को थोड़ी सी हीट सप्लाई हम करेंगे तो ये रेडी है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, और जैसे ही हीट मिलेगी इसको तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहलाता है सैचुरेटेड लिक्विड, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में उसको जितना टेम्परेचर चाहिए था वो ले चुका, अब हम थोड़ा ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सैचुरेटेड वेपर क्या होती है? जैसे ही हम सैचुरेटेड लिक्विड को टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेडीली अभी वेपर बना ही है, यदि हम थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, थोड़ी सी इससे हीट बाहर निकाल लें तो ये रेडीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि थोड़ा ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहलाता है सैचुरेटेड वेपर। और ये मैंने लाइन बनाई है, सैचुरेशन वेपर लाइन अप टू क्रिटिकल पॉइंट,
सैचुरेटेड लिक्विड लाइन अप टू क्रिटिकल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट के बाद में इस कर्व का हाफ राइट पार्ट कहलाता है सैचुरेटेड वेपर लाइन। और ये जहां पे मिलती है वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 0 होती है, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है यहाँ। लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन इतनी होती है और धीरे धीरे डिक्रीज होती है, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि यदि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर और प्रेशर हम क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा रखें तो डायरेक्टली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं लेगा। यानी कि उसमें जो वैल्यू होगी लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन अब क्रिटिकल पॉइंट 0 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया सारे पॉइंट्स के बारे में। यदि हम वाटर के लिए सैचुरेशन क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो ये होता है 374.15 और प्रेशर होता है 221.2 बार। एक मोर टर्म है ड्राइनेस फ्रैक्शन से रिलेटेड, वेट रीजन से रिलेटेड ड्राइनेस फ्रैक्शन। ये होता है रेशियो मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। यदि हम पॉइंट 2 पर बात करते हैं, यह पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, यहाँ पे केवल सैचुरेटेड लिक्विड होगा, यानी कि मास ऑफ वेपर यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं मास ऑफ वेपर 0, मास ऑफ वेपर 0, ओनली मास ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू रहेगी 0। यदि हम बात करते हैं पॉइंट 4 पर तो यहाँ पे रहेगा मास ऑफ वेपर, ओनली मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ वेपर और मास ऑफ लिक्विड तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी और इन बिटवीन इसकी वैल्यू पॉइंट्स में रहती है। तो ये तो हो गया थोड़ी डिटेल। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलों की जो कि हम यूज करते हैं प्योर सब्सटेंस के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सबकूल्ड रीजन। सबकूल्ड रीजन में ये रहेगा हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड के लिए मैं एक टर्म यूज करूंगा, उसको बोलेंगे एफ, इसको बोलते हैं फ्लूइड। और वेपर के लिए मैं यूज करूंगा जी, यानी कि फ्लूइड के लिए, लिक्विड के लिए फ्लूइड यूज करूंगा और वेपर के लिए गैस यूज करूंगा, यानी कि जी। एक और बात, वेट रीजन में हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको कुछ और वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं वेट रीजन में। तो हम सबकूल्ड रीजन के लिए करते हैं। तो ये मैंने लिखा, यदि हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो HF माइनस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है। एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू mCp dt, वेयर m इज शोइंग मास, Cp बता रहा है स्पेसिफिक हीट जिस सब्सटेंस की हम एंथैल्पी कैलकुलेट करना चाहते हैं, और dt टेम्परेचर डिफरेंस बता रहा है। यदि हम यूनिट मास की बात करते हैं तो ये हो जाएगा Cp dt, ये यूनिट मास की एंथैल्पी बता रहा है। यदि मैं इसको dH लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम एंथैल्पी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो एंथैल्पी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ये ठीक रहेगा। यदि हम बात करते हैं HF से H1 तक मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो ये हो जाएगा HF माइनस H1 इज इक्वल टू Cp, और ये रहेगी लिक्विड की स्पेसिफिक हीट, तो ये रहेगी लिक्विड TF माइनस T1, जहां तक मैं सबकूलिंग करना चाहता हूं। ये हो जाएगी एंथैल्पी सबकूल्ड रीजन के लिए। यदि हम एंट्रोपी लिखना चाहें तो एंट्रोपी का फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। Q इज इक्वल टू mCp dt, इसको भी dq लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यदि हम यूनिट मास की बात करते हैं तो dq इज इक्वल टू Cp dt, और एक और, अब dq की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं TdS, लेकिन ये TdS आएगा कहां से, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी जो होती है किसी सब्सटेंस की जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती जाती है उसमें जो अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि जो पार्ट हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वेस्ट पार्ट है, वो बढ़ता जाता है। यदि किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी घटती है, वैसे जनरली ये घटती नहीं है, ऐसे कि हीट के साथ एंट्रोपी एसोसिएट होती है। यदि किसी सब्सटेंस से हीट बाहर जाती है तो उसके साथ एंट्रोपी भी उसकी बाहर जाती है,
यानी कि एंट्रोपी जो टर्म है वो हीट से एसोसिएटेड है। यदि किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी घट रही है यानी कि उस सब्सटेंस में जो हीट है वो बाहर जा रही है तो उसकी वजह से एंट्रोपी घट रही है, और यदि एंट्रोपी बढ़ रही है यानी कि वो सब्सटेंस हीट गेन कर रहा है। एंट्रोपी वेस्टेज पार्ट को शो करती है, तो ये हीट जो हम गेन करते हैं, जो सब्सटेंस हीट गेन करता है तो उसमें अनअवेलेबल पार्ट भी हीट के साथ आ जाता है, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ds इज इक्वल टू dq बाय t। ये फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का। तो यहां से हम लिख सकते हैं Tds इज इक्वल टू dq। तो मैं dq की जगह पे लिख सकता हूं Tds। Tds इज इक्वल टू cp dt। ds इज इक्वल टू cp dt। यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें कहां से, F से S1 तक, और ये टेम्परेचर भी रहेगा TF। ये फ्लूइड के लिए ले रहा हूं क्योंकि मैं सैचुरेटेड लिक्विड से कूलिंग कर रहा हूं, यानी कि इसकी सब कूलिंग कर रहा हूं, और ये रहेगा T1। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा SF S1 इज इक्वल टू Cp तो कांस्टेंट रहेगा, Cp को मैंने बाहर ले लिया, और इसको स्पेसिफाई करने के लिए मैं L लगा दे रहा हूं, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, और ये रहेगा टेम्परेचर। सॉरी मैंने यहाँ पे T नहीं लिख पाया था, तो ये हो जाएगा ln TF बाय T1। तो हो जाएगा SF माइनस S1 इज इक्वल टू Cp ऑफ लिक्विड। स्पेसिफाई करने के लिए यदि हम वेपर की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CpV, और ये हो जाएगा ln TF माइनस ln T1। तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा Cp ln SF बाय S1। तो ये हो गया सबकूल्ड रीजन के लिए। इसी तरह यदि हम लिखना चाहे वेट रीजन के लिए, तो हम वेट रीजन का भी हम सारे फॉर्मूले कैलकुलेट कर लेंगे ताकि आपको बाद में याद ना करना पड़े। आप जैसे ही इसको देखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये टोटल वॉल्यूम शो कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वेपर। सबसे पहले हम चलिए ऐसे लिख लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। यदि हम बात करते हैं टोटल वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। अभी हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करते हैं लिक्विड की, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय मास ऑफ लिक्विड। यदि हम वेपर के स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करते हैं तो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वेपर बाय मास ऑफ वेपर। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसमें सारे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेपर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेपर हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर मास ऑफ वेपर, इसी तरह लिक्विड का भी हो जाएगा, और टोटल वॉल्यूम की जगह पे हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, तो ये जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेपर की जगह पे मैं लिखूंगा, चलिए पहले वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को इसको ऐसे करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ वेपर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में लिख लेता हूं मास ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर मास ऑफ वेपर। अब हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम को इधर ही रहने देते हैं, बाकी इस टर्म को इससे डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर प्लस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है ड्राइनेस फ्रैक्शन मास ऑफ वेपर मास ऑफ वेपर मास ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1 माइनस x प्लस x वॉल्यूम ऑफ वेपर। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की जगह पे मैं लिख सकता हूँ Vf और वॉल्यूम ऑफ वेपर की जगह पे मैं लिख दूंगा Vg। दो
फाइनल फॉर्मूला होगा जो वॉल्यूम का वो होगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड 1 माइनस एक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस x। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड प्लस x वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू बी एफ प्लस एक्स बी एफ सी। तो ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम वेट रीजन के लिए। यहाँ पे x कर रहा है ड्राइनेस फ्रैक्शन की, कितना फ्रैक्शन लिक्विड है और कितना फ्रैक्शन वेपर है। इसी तरह हम लिख सकते हैं एंथैल्पी का फॉर्मूला। एंथैल्पी का फॉर्मूला हम वेट रीजन पे लिखना चाहें 0.2 के लिए 0.3 के लिए तो लिख सकते हैं H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच एफ प्लस एक्स एच जी माइनस एच एफ। ये हो जाएगा एंथैल्पी का फॉर्मूला। इसी तरह हम एंट्रोपी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं S इज इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स एस जी माइनस एस एफ। ये हो जाएगा वेट रीजन के लिए। अब हम बात करते हैं सुपर हीटेड रीजन के लिए। सुपर हीटेड रीजन में हम आइडियल गैस के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सुपर हीटिंग हो जाती है तो उसमें वेपर और लिक्विड जो रहता है वो नहीं रहता, ओनली वेपर रहती, तो हम आइडियल गैस की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं और आइडियल गैस के फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। और जब बात करते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी का फॉर्मूला भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि कितनी हमने सुपर हीटिंग की है वहां से एच जी। चलिए मैं लिख देता हूं सुपर हीटेड रीजन के लिए फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा H5 माइनस एच जी। ये डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का। ये मैं लिख रहा हूं सुपर हीटेड रीजन के लिए, तो ये हो जाएगा CPV। मैंने जैसा कि आपको बता दिया था कि यहाँ पे मैंने लिक्विड स्पेसिफाई किया और यहाँ पे मैं वेपर स्पेसिफाई कर रहा हूँ, और ये टेम्परेचर हो जाएगा T5 माइनस T सैचुरेशन। तो यहाँ से हम एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं सुपर हीटेड रीजन की। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए। तो एंट्रोपी की जब बात करते हैं तो एंट्रोपी के लिए मैंने कहा कि आइडियल गैस के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। जब हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं आइडियल गैस के लिए तो हमको दो फॉर्मूले मिलते हैं। पहला फॉर्मूला होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, दूसरा फॉर्मूला होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस पे हम बात करते हैं टीएच डायग्राम की, तो हम ये पर्टिकुलर प्रेशर के लिए बात करते हैं, तो हम इसमें कांस्टेंट प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये मैंने बनाया है 1 atm के लिए, ये लाइन है 2 atm के लिए, ऐसे ही 3 atm। जितना हम और जिस पर्टिकुलर प्रेशर की बात करेंगे वही प्रेशर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि इसमें प्रेशर चेंज नहीं होता है, ओनली चेंज होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, लेकिन हम पर्टिकुलर प्रेशर की बात करते हैं जब भी प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। तो मैं दोनों फॉर्मूले लिखूंगा एंट्रोपी के लिए, पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे ओनली फॉर पर्टिकुलर प्रेशर के लिए, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू Cp ln T फाइनल बाय T इनिशियल माइनस R ln P फाइनल बाय P इनिशियल। यदि ऐसे ही हम लिखना चाहें कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए तो हो जाएगा Cv ln T फाइनल बाय T इनिशियल प्लस R ln V फाइनल बाय V इनिशियल। ये दो फॉर्मूले हैं जो कि हम यूज करते हैं आइडियल गैस में जब एंट्रोपी की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रेशर के लिए और कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, यानी फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर कांस्टेंट है, और ln1 की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। तो रिमेनिंग टर्म रहेगा वो हमारे पास रहेगा ds इज इक्वल टू Cp ln T फाइनल बाय T इनिशियल। ये हो जाएगा एंट्रोपी का फॉर्मूला। और यदि हम एंट्रोपी निकालना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंट्रोपी 8.5 माइनस एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड वेपर, यानी कि 0.4 लिख दूं मैं इसको, क्योंकि ये सैचुरेटेड वेपर पर ही तो है, तो इसको मैं लिख देता हूं S4 माइनस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S4 ना लिख के इसको SG लिखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम सैचुरेटेड वेपर की लाइन बात कर रहे हैं और कितना हम डिफरेंस लेना चाहते हैं उससे हो जाएगा। और Cp को मैं लिख दूंगा CPV, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ
वेपर, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा CPV और CPL आपको स्पेसिफाई किया रहेगा, तो मैंने डिफरेंट करने के लिए CPF ऑफ वेपर एंड CPO ऑफ लिक्विड मैंने डिफरेंट कर दिया है, और इसको लिख सकते हैं ln T5/T सैचुरेशन। तो ये सारे फॉर्मूले जो कि हम यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, RAC में, पावर प्लांट में, प्योर सब्सटेंस के, ये हो जाएगा सुपर हीटेड रीजन के लिए, ये हो जाएगा एंथैल्पी का फॉर्मूला, एंट्रोपी ये हमारा वेट रीजन के लिए एंथैल्पी एंट्रोपी के फॉर्मूले, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम के, और ये फॉर्मूले हो जाएंगे सबकूल्ड रीजन के लिए एंट्रोपी एंथैल्पी के फॉर्मूले। तो ये सारे फॉर्मूले जो कि हम यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स RAC पावर प्लांट में प्योर सब्सटेंस के लिए, तो ये टॉपिक समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। तो ये रिलेटेड था प्योर सब्सटेंस से। थैंक यू।